नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी भूगोल पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी से एपिसोड नंबर 23 लेकर आए हैं और आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी से अध्याय नंबर 6 विनिर्माण उद्योग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से टॉप 21 प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं। परीक्षा दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और आप सभी अभ्यर्थी जो भी इन सेशंस को देख रहे हैं आप इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और आप सभी का प्रयास होना चाहिए जो हम आपको एनसीईआरटी एमसीक्यू करा रहे हैं वो कम से कम नोटिफिकेशन आने से पहले आप लोग 5 बार कम से कम अच्छे से देख लीजिए। और इन वीडियोस को आपको देखने से क्या होगा कि बार बार चीज़ें रिपीट होंगी और रिपीट होने की वजह से आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो जिन्होंने एक बार देख लिया है आप लोग स्टार्टिंग से फिर से एक दो बार और देखिए और धीरे धीरे आपको जो डाटा है जो फैक्ट्स हैं वो याद भी होने लगेंगे, प्रश्न भी आसान लगने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। एपिसोड नंबर 23 है विनिर्माण उद्योग। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। इस प्रकार का प्रश्न जो है टीआरई में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया है। प्रश्न है आपका पहला, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग का उदाहरण है। तो आपको सिंपली बताना है कि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग यहाँ पर कौन सा है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कौन सा है यहाँ पर, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 है भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ऑप्शन बी है टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। तो पहले नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो भेल यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। इसके अलावा सेल की बात करें तो सेल भी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, एक से अधिक। टिस्को की बात करें तो टिस्को जो है यहाँ पर निजी क्षेत्र का उद्योग है। टिस्को निजी क्षेत्र का उद्योग है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो भेल और सेल यहाँ पर उदाहरण हैं किस प्रकार के उद्योग के, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ए और सी यहाँ पर आपके सही हैं। यहाँ पर हम स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का जो वर्गीकरण है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जिसमें भेल और सेल यहाँ पर उदाहरण हमने देख लिए हैं। फिर आता है निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग में सबसे जरूरी है टिस्को, जिसको टाटा स्टील के नाम से भी जाना जाता है। टिस्को का फुल फॉर्म आप सभी ने ऊपर देख लिया है। तो टाटा स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापना किया गया था 1907 में। ये भी आपसे बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग, ये 3 उदाहरण आपके निजी क्षेत्र के एनसीईआरटी में दिए गए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। फिर बात करते हैं संयुक्त उद्योग की। तो संयुक्त उद्योग नाम से ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, संयुक्त उद्योग का मतलब होता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का मतलब है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। और इस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में ऑयल बोला जाता है, सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाया जाता है। तो ऑयल यहाँ पर आपका संयुक्त उद्योग के अंतर्गत उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। तो 3 प्रकार के यहाँ पर आपको ध्यान रखना। पहला स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, पब्लिक सेक्टर, जिसमें भेल और सेल हो गया। फिर निजी क्षेत्र के उद्योग में टिस्को और बजाज याद रखना है। इसके अलावा संयुक्त उद्योग में ऑयल याद रखना है। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन भारी उद्योग का उदाहरण है? कमेंट कीजिएगा दूसरे नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारी उद्योग का उदाहरण है? हैवी इंडस्ट्री का उदाहरण है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा हैवी इंडस्ट्रीज का उदाहरण है। तो हैवी इंडस्ट्री के अंतर्गत ऑप्शन ए है विद्युतीय उद्योग, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। ऑप्शन बी है वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऑप्शन सी है लोहा और इस्पात। तो बात करें यहाँ पर तो वस्त्र उद्योग और विद्युत उद्योग जो है यहाँ पर आपके दोनों ये हल्के उद्योग के अंतर्गत आते हैं। हल्के उद्योग के अंतर्गत आते हैं, इन्हें हम लाइट इंडस्ट्री कहते हैं, लाइट इंडस्ट्री बोलते हैं हम। और लोहा और इस्पात, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो होता है, लोहा और इस्पात उद्योग भारी उद्योग हैवी इंडस्ट्री का उदाहरण है। भारी उद्योग या हैवी इंडस्ट्री का उदाहरण है। राइट आंसर आपका दूसरे नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा। बाकी विद्युतीय उद्योग, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये दोनों हल्के उद्योग के अंतर्गत आते हैं। हल्के उद्योग में अन्य उदाहरण आप खाद्य प्रसंस्करण भी यहाँ पर देख सकते हैं। और
हल्के और भारी किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, तो जैसे इस्पात निर्माण है और रसायन जैसे जो भारी उद्योग है, तो यहाँ पर ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा होती है। तो इस्पात निर्माण में ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनको भारी उद्योग में रखा जाता है। और ऊर्जा की कम डिमांड होती है हल्के क्षेत्रों में, हल्के उद्योगों में। अगला प्रश्न आपका है, भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था। ये प्रश्न आपका टीआरई में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो कमेंट कीजिएगा तीसरे नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा। भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था। रिसरा, कोलकाता के निकट, मुंबई या अहमदाबाद। क्या आंसर होगा तीसरे नंबर प्रश्न का। तो भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग, फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल की बात करें तो ये आपका मुंबई में लगाया गया था। वर्ष था 1854। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1854 में भारत के पहले सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किसने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके जो संस्थापक थे, इनका नाम यहाँ पर आप देख लीजिए, पारसी थे, और पारसी थे जिनका नाम था कोवास जी नानाभाई डावर। तो कोवास जी नानाभाई, जैसे दादा भाई थे वैसे ही नाना भाई डावर, पारसी थे ये। तो कोवास जी नाना भाई डावर और इनके सहयोगियों ने 1854 में स्थापित किया था भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग। सफल वर्ड यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत का ओवरऑल पहला सूती वस्त्र उद्योग कब लगाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से। तो भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग अगर आपसे पूछेगा तो वर्ष था 1818 और स्थान था फोर्ट ग्लॉस्टर। तो कोलकाता के समीप में फोर्ट ग्लॉस्टर नाम का एक स्थान है। 1818 में भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग यहाँ स्थापित तो किया गया, लेकिन यह असफल रहा, चल नहीं पाया। और सफल वाला कब आया, 1854 में, जिसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में पहला पटसन उद्योग यानी जूट मिल कोलकाता के निकट रिसरा में किस वर्ष स्थापित किया गया था। जब आपसे जूट उद्योग का पूछेगा, पटसन उद्योग का पूछेगा, तो कोलकाता में रिसरा के पास में स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन टीआरई में पूछा गया था, वहाँ स्थान पूछा गया था। यहाँ हमने आपसे वर्ष पूछा है कि किस वर्ष में स्थापित किया गया। तो भारत में पहला पटसन जूट मिल उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर वर्ष 1855 में स्थापित किया गया था। चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि 1947 में जब भारत का विभाजन होता है तो जो पटसन मिलें थी वो तो भारत में रह गई, लेकिन जो 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र था वो पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में चला गया था। तो 3/4 भाग यानी 75% जो जूट उत्पादक क्षेत्र था वो बांग्लादेश वाले हिस्से में चला गया था, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भारत से अलग हुआ था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कच्चे पटसन, रॉ जूट का और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। कमेंट कीजिएगा 5वें नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कच्चे पटसन, रॉ जूट और साथ में पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत। तो 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर है भारत। भारत विश्व में बात करें तो कच्चे पटसन, रॉ जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा पटसन निर्मित सामान में भी सबसे आगे है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जो है पटसन के निर्यात में नंबर 1 स्थान पर है। तो पटसन के निर्यात में, चूंकि बांग्लादेश में खपत ज़्यादा तो होती नहीं है, भारत में खपत ज़्यादा हो जाती तो निर्यात कम होता है, तो पटसन के निर्यात में बांग्लादेश पहले स्थान पर है। भारत जो है पटसन के निर्यात में दूसरे स्थान पर है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर 5वें नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा। जूट का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है, बांग्लादेश, और दूसरे नंबर पर भारत है। अगला प्रश्न आपका है, भारत का कौन सा राज्य पटसन यानी कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। कमेंट कीजिएगा भारत का कौन सा राज्य है जो जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। बिहार, पश्चिम बंगाल या असम। क्या आंसर होगा 6ठे नंबर प्रश्न का। तो बात करें भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो इसका नाम है पश्चिम बंगाल। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल। और आप सभी अभ्यर्थी, हम आपसे चाह रहे हैं कि हम काफ़ी टाइम से आपके लिए ये जो टेस्ट मॉडल पे आपको प्रश्न करा रहे हैं, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी लाइव भी जुड़ते हैं, तो आप लोग क्लास होने के बाद अगर आप अपनी तरफ से कोई फीडबैक देना चाहें कि हम और क्या क्लास में सुधार कर सकते हैं, तो आप उस हिसाब से अपना फीडबैक दे दीजिएगा। लेकिन आपका जो फीडबैक है वो क्लास के स्ट्रक्चर पर आधारित होना चाहिए कि प्रश्न
का जो हम एक्सप्लेनेशन कराते हैं या जैसे पढ़ते हैं या जैसे ऑप्शंस बताते हैं, उनमें हम आपको किस तरीके से और आपकी तरफ से क्या फीडबैक उसके रिगार्डिंग आपको बताना है। बाकी एनसीईआरटी पूरा आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन? राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में भी बात करें तो भारत में अधिकांश जो उद्योग हैं जूट से रिलेटेड पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर है। और हुगली नदी तट यहाँ पर याद रखिएगा 98 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी जो है मेखला है, पट्टी है, उसी में स्थित है। अगला आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय जूट नीति नेशनल जूट पॉलिसी निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार की गई थी या किस वर्ष आई थी? तो राष्ट्रीय जूट नीति 2005 में, 2009 में या 2014 में मोदी जी के आने के बाद। तो राष्ट्रीय जूट नीति नेशनल जूट पॉलिसी की बात करें तो ये सबसे पहले 2005 में तैयार की गई थी। ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में दिया गया है, तो आपका राइट आंसर 2005 हो जाएगा। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? कमेंट कीजिएगा, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत पहले पे है, दूसरे पे या तीसरे पे है? तो चीनी उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है ब्राज़ील है और दूसरे नंबर पर भारत है। तो राइट आंसर आपका 8वें नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी, दूसरे नंबर पर। तो भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, पहले नंबर पर ब्राज़ील है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, परीक्षा दृष्टि से एनसीईआरटी में चीज़ मेंशन है कि भारत जो है गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। तो गुड़ और खांडसारी का उत्पादन अगर आपसे पूछता है तो गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। इसके अलावा चीनी मिलों का 60% यूपी और बिहार में स्थित है। ये भी डाटा आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, वर्तमान में कौन सा भारतीय राज्य चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कमेंट कीजिएगा कि भारत का कौन सा राज्य चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वर्तमान में। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश इस मामले में पहले स्थान पर है। बीच में महाराष्ट्र आगे हो गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश ने वापस से रिटेन कर लिया है। तो राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना होता है? तो आयरन और कोकिंग कोल और लाइम स्टोन को आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए किस अनुपात में मिलाया जाता है? 3:2:1 में, 4:2:1 में या 4:3:2 में? तो इसके लिए राइट आंसर आपका है 4:2:1। तो आयरन और कोकिंग कोल और लाइम स्टोन को 4:2:1 में मिलाया जाता है आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इस्पात स्टील को कठोर बनाने के लिए इसमें किसकी कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है? मैंगनीज की, मैग्नीशियम की या कैल्शियम की? तो इस्पात को कठोर बनाने के लिए बात करें तो इसमें जो आवश्यकता होती है कुछ मात्रा में मैंगनीज को मिलाया जाता है। तो मैंगनीज से इस्पात को कठोर बनाया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका 11 में ए हो जाएगा, मैंगनीज। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि केवल उच्च कार्बन वाले स्टील को ही कठोर किया जा सकता है और तड़काया जा सकता है। तो उच्च कार्बन स्टील यानी ऐसा स्टील एलॉय जिसमें उच्च कार्बन होगा उसी को कठोर किया जा सकता है और तड़काया जा सकता है। और इससे पहले आपने पढ़ा है कि जो स्टेनलेस स्टील होता है, स्टील को हार्ड करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। लेकिन जब स्टील बन गया तो उस स्टील को हार्ड करने के लिए किसकी मात्रा मिलानी पड़ती है? तो मैंगनीज की मात्रा मिलानी पड़ती है। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत में किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं? टीआरई में पूछा गया सवाल है आपका ये। तो मालवा पठार में, तेलंगाना पठार में या छोटा नागपुर पठार में? तो भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री संकेंद्रित है, कंसंट्रेटेड है? तो ये है छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में। राइट आंसर आपका 12 में सी हो जाएगा। प्रमुख इस्पात संयंत्रों के नाम आपको ध्यान रखना। मैप में जब आप देखते हैं तो वहाँ पर मैप में कुछ स्थान दिए गए, जैसे भिलाई दिया गया है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे सिंपल में पूछा जा सकता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर बात करते हैं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की। तो दुर्गा फेस्टिवल आप सभी जानते हैं कि दुर्गा फेस्टिवल सबसे जो है ज़बरदस्त तरीके से कहाँ पर मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। तो इस तरीके से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल याद रख सकते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है। तो राउरकेला उड़ीसा याद रखिएगा। बोकारो और
बोकारो और जमशेदपुर ये दोनों झारखंड में है, ये दोनों आपको याद रखना है। इसके अलावा सलेम इस्पात संयंत्र आपका मैप में दिया गया, तमिलनाडु में स्थित है। और इसके अलावा भद्रावती इस्पात संयंत्र है, भद्रावती कर्नाटक में स्थित है। तो भद्रावती इस्पात संयंत्र कर्नाटक में, इतने आपको इस्पात संयंत्र याद रखने हैं। विश्व में इस्पात स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है यूएसए। तो आपको बताना है कि विश्व में सबसे ज़्यादा स्टील का प्रोडक्शन कौन करता है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन करने वाला जो देश है वो है चीन। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी चीन हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नाल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़। तो नाल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी एंड लिमिटेड, तो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में याद रखना है बाल्को। अगर आपसे बाल्को पूछेगा तो भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को का फुल फॉर्म है बी के लिए भारत, यहाँ एन नेशनल के लिए था तो यहाँ भारत हो जाएगा, बाकी सेम है। तो भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड छत्तीसगढ़ में स्थित है, कोरबा में। तो राइट आंसर 14 नंबर प्रश्न का नाल्को कहाँ पर हो जाएगा? उड़ीसा में। बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न आपका, भारत में पहला सीमेंट उद्योग किस वर्ष किस स्थान पर लगाया गया था? 1905 में कलकत्ता में, 1907 में अहमदाबाद में, 1904 में चेन्नई में। तो कमेंट कीजिएगा भारत में पहला सीमेंट उद्योग किस वर्ष किस स्थान पर लगाया गया था। तो राइट आंसर है 15 नंबर प्रश्न का सी 1904 में चेन्नई में। तो याद रखिएगा ये, और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी से बनाए गए हैं। तो भारत में पहला सीमेंट उद्योग, फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री 1904 चेन्नई। अगला सवाल आपका है, तापीय प्रदूषण क्या होता है? तो तापीय प्रदूषण के बारे में भी आपको इस चैप्टर में दिया गया है। थर्मल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है? थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है? उष्ण जल स्रोतों, हॉट स्प्रिंग का प्रदूषण होता है, जलाशय का प्रदूषण होता है, या वायु प्रदूषण होता है। तो कमेंट कीजिएगा तापीय प्रदूषण या थर्मल पॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो यहाँ जो है जलाशय के प्रदूषण से संबंधित है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तापीय प्रदूषण को समझ लेते हैं थोड़ा। तो जब कारखानों तथा जो ताप घर होते हैं, कारखानों और ताप घर से गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों और तालाब में छोड़ दिया जाता है तो जल जो है वो गर्म हो जाता है, इससे जल में तापीय प्रदूषण होता है। तो तापीय प्रदूषण होता कैसे है नॉर्मली? तो कारखानों और ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ऐसे ही नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो इससे जो है तापीय प्रदूषण होगा। तापीय प्रदूषण का स्रोत शीतलन टावर होते हैं या कूलिंग टावर्स होते हैं, तापीय प्रदूषण के स्रोत माने जाते हैं। इसके अलावा तापीय प्रदूषण के प्रमुख स्रोत परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्म पानी निकलता है। जल विद्युत शक्ति और कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्र से जल निकायों में गर्म पानी या गर्म अपशिष्ट पदार्थ जब छोड़ दिया जाता है तो इसके वजह से तापीय प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कमेंट कीजिएगा। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एनटीपीसी की स्थापना भारत में वर्ष 1975 में की गई थी। राइट आंसर आपका 17 में सी है। और इसके अलावा परीक्षा दृष्टि से आपको याद रखना है, एनटीपीसी की सबसे पुरानी या सबसे पहली इकाई सिंगरौली सोनभद्र में उत्तर प्रदेश में 1977 में स्थापित की गई थी। तो एनटीपीसी की सबसे पुरानी या सबसे पहली इकाई कहाँ पर? सिंगरौली में सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। एनटीपीसी रामागुंडम तापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका चित्र दिया गया है इस चैप्टर में, आपका एक फिगर दिया गया जहाँ पर एनटीपीसी रामागुंडम का फोटो दिया गया। तो एनटीपीसी रामागुंडम तापीय ऊर्जा संयंत्र है जो कि स्थित है तेलंगाना राज्य में, 18 में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न यहाँ पर है, कुछ प्रश्न आपके जो है लिए गए हैं आपके एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज में भी कुछ प्रश्न आपके दिए गए हैं। जैसे 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में एल्युमिनियम, सीमेंट या पटसन। तो चूना पत्थर लाइम स्टोन को रॉ मटेरियल के रूप में या कच्चे माल के रूप में सीमेंट उद्योग में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका 19 में बी है। अगला प्रश्न आपका है,
निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो अगर आपको मालूम है बॉक्साइट किसका अयस्क है तो ऐसे भी आप बता सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो एल्युमिनियम प्रगलन में या एल्युमिनियम उद्योग में, प्रगलन हटा दीजिए, तो एल्युमिनियम के जो है उद्योग में, या एल्युमिनियम प्रगलन भी कह सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एल्युमिनियम प्रगलन के उद्योग में, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग के उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, टेलीफोन्स, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा उद्योग है जो दूरभाष यानी कि टेलीफोन, कंप्यूटर आदि जो संयंत्र होते हैं निर्मित करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, स्टील उद्योग या सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। तो कौन से उद्योग इन चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो टेलीफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इनका निर्माण करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी उद्योग की बात करें तो इसके अंतर्गत आप जो है सॉफ्टवेयर, डाटा वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा एआई वगैरह की जो चीज़ें हैं, चैट जीपीटी वगैरह, ये सब सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर आपका 21 में ए हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रश्न को जो है 21 कर लीजिएगा, थोड़ा चेंज किए थे बीच में, हमें लग रहा है उसी के वजह से। हाँ चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम सही कर देंगे। बाकी आंसर आपको सारे ही सही बताए गए हैं। बीच में एक क्वेश्चन बना के हमने हटा दिया था, तो यहाँ से तो बाय डिफ़ॉल्ट चेंज होता गया, यहाँ पर नहीं चेंज किया, तो उसको हम सही कर लेंगे पीडीएफ जब देंगे। और कभी इसीलिए आपको पीडीएफ देने में देरी हो जाती है, वरना में पीडीएफ देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीडीएफ को सही करना पड़ता है। चलिए आखिरी प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्रों के लिए इस्पात का विपणन करती है। तो ये आपके कुल 4 प्रश्न एक्सरसाइज में दिए गए थे, ये 4 प्रश्न हो गए। टिस्को है, भेल है या सेल है। तो कौन सी एजेंसी है जो सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्रों के लिए इस्पात का विपणन करती है, मार्केटिंग करती है। स्टील का, तो स्टील यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम है। राइट आंसर आपका 22 में सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं आप लोगों से कल, और कल आपका एनसीईआरटी क्लास 9th का अगला चैप्टर आएगा, जो कि ऊतक से रिलेटेड है, टिश्यू से रिलेटेड है, और धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो करंट अफेयर्स के लिए परेशान होंगे, तो आपको करंट अफेयर्स के लिए भी थोड़ा धैर्य रखना होगा। अभी जो ज़रूरत है आपको वो एमसीक्यूज़ की है। जो एनसीईआरटी के जो एमसीक्यूज़ हैं, ये आपका स्टैटिक पोर्शन है। एक एक क्लास बनाने में 4-4 घंटे लग जाते हैं। कई बार जैसे कोशिका वाला जो चैप्टर था उसमें 4 से 5 घंटे भी लग गए, तो कई बार कुछ में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और प्रश्न बनाना इतना आसान नहीं है, आप सभी इस चीज़ को समझते हैं। फिर पीडीएफ को भी बहुत सही करना पड़ता है। हर बार पीडीएफ जब हम आपको रिकॉर्डिंग करते बनाते हैं, फिर उसको सही भी करना पड़ता है, मॉडिफाई भी करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, थोड़ा समय लग रहा है। और 2 क्लास होने के बाद सोचिए 8 घंटे लग जाते हैं हमें, कम से कम 8 घंटे 2 क्लास बनाने में लग जाते हैं। अब सोचिए एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा कोई कार्य कर पाएगा क्या। तो इस चीज़ की गंभीरता को आप लोग भी समझिए। जितना हमारे बस में है उतना हम आपको करा रहे हैं। सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतना समय है कि करंट अफेयर भी एक बार में जब स्टार्ट होगा तो वो पूरा हो जाएगा। अभी ज़रूरत है आपको स्टैटिक एमसीक्यूज़ की है। स्टैटिक एमसीक्यूज़ आपके अगर तैयार हो जाएंगे अच्छे से तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। ये कभी बदलने वाले नहीं हैं, ये आपको हर हालत में तैयार करके जाने हैं। इसलिए आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा फोकस कीजिए। आप मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद। कल आपकी क्लास जो है 11 बजे संभवतः होगी। अगर कुछ चेंज होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे।